हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डन। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डन पर। मैं आज आपको डब्ल्यूटीओ और वीपो के बारे में बताऊंगा। पहले लेक्चर में मैंने आपको यूएनओ के बारे में बताया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये इस सीरीज का दूसरा लेक्चर है जिसमें मैंने डब्ल्यूटीओ और वीपो के दो ऑर्गेनाइजेशन लिए हैं। इनके बारे में मैं ब्रीफली इंट्रोडक्शन से आपको अंत तक आपको सारी डिटेल आपको इसके बारे में बताऊंगा। चलिए देखते हैं कि कैसे ये इसका शुरुआत हुई थी, कैसे इतने कितने मेंबर है इसमें और कितने इसमें अब मेंबर जुड़े हुए हैं, कितने नए जुड़े हैं, कितने इनका कब इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसके बारे में ब्रीफली इंट्रोडक्शन से मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। चलिए देखते हैं कि क्या इंट्रोडक्शन है डब्ल्यूटीओ का। आपको हेडक्वार्टर के बारे में बताऊं, इसका तो हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। इस्टेब्लिश ईयर जो इसका है 1 जनवरी 1995 है। उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन किया गया था 1986 से लेकर 1994 तक चला था, जिसे मरेकस के नाम से भी जाना जाता है। ये 1986 से 1994 तक इसके तहत ही 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी। मेंबरशिप की बात करें, मेंबरशिप इसमें 159 है कंट्री हैं। 2 मार्च 2013 तक इसमें 159 मेंबर थे। अब 159 मेंबर क्यों हैं? क्योंकि इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का मैं नाम लूँगा जिसमें 28 देश आते हैं, वो यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत ही ये सब मिलकर लगभग 187 या 190 देश बन जाते हैं। अब इसका जो डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टर जनरल जो इसकी है वो नाइजीरिया की है। उनका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप सर्च कर लेना। तो इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन है, इसका कितने सदस्य हैं, कितने इसमें कहाँ इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो मेन एम है, इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊं डब्ल्यूटीओ का, ये डील करता है दो या दो से अधिक जो नेशन होते हैं, देश होते हैं, उनके बीच में रूल को स्थापित करना और जो डिस्प्यूट होता है उसको सोल्व करना। ये डब्ल्यूटीओ का मेन काम है। इट इज़ टू सरप्राइज एंड एक्सपेंड इंटरनेशनल ट्रेड, मॉनिटर नेशनल ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट टू डेवलप नेशन। टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है किसे? डेवलपिंग नेशन को। कैसे? कि जो डेवलप कंट्री हैं उनको साइड में रख के ये जब सबसे ज़्यादा जो डेवलपिंग नेशन होते हैं उनको टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है और ट्रेड पॉलिसी बनाता है और मॉनिटर करता है जितने भी आपके इंटरनेशनल ट्रेड हैं उनके बारे में जो भी डिस्प्यूट आते हैं, तो वो सब के सब डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत ही रिजोल्व किए जाते हैं। अब इसकी जो मैं आपको फंक्शन के बारे में बताऊं कि कैसे कैसे फंक्शन रिजोल्व करने होते हैं, कि डिस्प्यूट कैसे सेटलमेंट करना होता है, कैसे ये पॉलिसी बनाते हैं, रिव्यू बॉडी कैसे होती है, ये सब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो इसकी मीटिंग होती है हर 2 साल के अंतर्गत कंडक्ट कराई जाती है। अलग अलग देशों में इसकी बॉडी इसकी जो मीटिंग होती है वो कंडक्ट कराई जाती है। जनरल काउंसिल के बारे में बात करें तो जनरल काउंसिल में आपकी होती है कमेटी वर्किंग ग्रुप, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, काउंसिल फॉर ट्रिप्स, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विस, काउंसिल फॉर ट्रिम्स, ट्रेड नेगोशिएशन कमेटी। अब इनके एक एक के करके इनके बारे में जानते हैं। जो कमेटी वर्किंग ग्रुप होती है, जो इसके अंतर्गत कार्य करते हैं, वो उनकी कमेटी होती है जो वर्क कार्य करती है। आपके काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, जो आपके गुड्स हो गए, जैसे आपकी जितनी भी वस्तुएं, मोबाइल फ़ोन वगैरह हो गए, आपकी ये जो गेहूं वगैरह हो गए, चावल वगैरह हो गए, ये आपके जो ट्रेड गुड्स हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं होती हैं उनको उनके जो ट्रेड बिटवीन उनके वो होता है डिस्प्यूट रिजोल्व कराने के लिए काम आती है। अब जो ये ट्रिप्स, ये काउंसिल फॉर ट्रिप्स के लिए है, ये आपके कॉपीराइट को जितने भी आपके अधिकार दिए गए हैं उनके रिलेटेड जितने भी इशू आते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी इशू कंट्रोल कराए इसके काउंसिल फॉर ट्रिप्स के अंतर्गत आते हैं। काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विस, अब जो सर्विस से रिलेटेड जितने भी ट्रेड आते हैं, जो आपको सर्विस दी जाती है, जैसे कंप्यूटर वगैरह के रिलेशन होते हैं और
और जो आपको सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी सर्विस होती है उससे जो काउंसिल आपकी गठित की जाती है वो इसमें डिस्प्यूट को रिजोल्व किया जाता है। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जितने भी एग्रीकल्चर के अपने प्रोडक्ट हैं उनसे रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होते हैं इसके अंतर्गत रिजोल्व किया जाता है। अब ट्रेड को नेगोशिएट किया जाता है कि भाई किसी के दूसरे देश के साथ कि कैसे कैसे ट्रेड करना है, नेगोशिएशन की जाती है। ये जनरल काउंसिल है, जितने भी जनरल काउंसिल में जितने भी फंक्शन कार्य करते हैं, डिस्प्यूट को रिजोल्व करना होता है, ये सब जनरल काउंसिल के अंतर्गत ही किए जाते हैं। अब हिस्ट्री की बात करें तो ये हिस्ट्री आपकी जो WTO है, WTO पहले था GATT। GATT से WTO बना 1 जनवरी 1995 को। पहले ये 1948 को GATT का इसका फॉर्मेशन किया गया था, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसकी मिनिस्ट्रियल मीटिंग पहले भी होती थी, पहले भी इसका यही काम था, लेकिन जब से WTO बना है इसका थोड़ा काम एक एरिया को बढ़ा दिया गया है, जैसे डिस्प्यूट को रिजोल्व आसानी से हो सकता है। पहले इसमें डिस्प्यूट को रिजोल्व होने में लगभग समय लगता था। अब किसी दूसरे देश को, अब दूसरे देश में जो व्यापार करने के लिए किसी एक देश को दूसरे देश में नेगोशिएशन करने के लिए जो भी एग्रीमेंट किए जाते थे वो पहले थोड़ा लेट लतीफ़ी होती रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। WTO के आ जाने से सभी ये रिजोल्व एकदम से सोल्व हो जाते हैं। अब देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री आपको जर्नल पहले जो GATT था ये कैसे कैसे काम करता था। इसको 1947 में साइन किया गया था। वैसे तो भारत इसका जब से सदस्य बना है, जब से इसका GATT का इसका फॉर्मेशन हुआ है तभी से इसका सदस्य है, यानी कि फाउंडिंग मेंबर है। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी आपके लिए इसके लिए लाई गई थी कि भाई दूसरे देश जो आपस में व्यापार करते हैं उनके बीच कोई आपस में मतभेद उत्पन्न ना हो, या फिर किसी के बीच में कोई डिस्प्यूट उत्पन्न ना हो, या कोई देश दूसरा देश पे टैरिफ ना लगा दे कि टैरिफ लगा कि इसके देश का माल अपने देश में आने से टैरिफ बढ़ गया हो तो उसका माल महंगा बिक रहा है। तो वो सब रिजोल्व करने के लिए GATT का फॉर्मेशन किया गया था 1947 में। लेकिन फिर बाद में WTO को लाना पड़ा, क्योंकि WTO ही ऐसा मेंबर बन गया, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन के सामने आई थी जो रिजोल्व कर देती थी एकदम से उनके जितने भी डिस्प्यूट होते थे। अब WTO को क्यों लाने की ज़रूरत पड़ी? WTO ये GATT था तो, लेकिन WTO क्यों लाने की ज़रूरत पड़ी? ये एक प्रोविजनल था, एडहोक था, मतलब कभी भी इसको हटाया जा सकता था। इसका कोई फॉर्मेशन या मतलब इसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। अब जो WTO है इसका एक हेडक्वार्टर भी है, इसका मतलब परमानेंट एग्रीमेंट भी है, इसके मेंबर भी हैं। इसमें पहले मेंबर कोई अपनी मर्जी से आ गया, कोई निकल गया, ऐसे पहले होता था। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी थी, इसमें जितने भी आदमी मेंबर होते थे, पार्टियां हुआ करती थी, तो वो पार्टी से पार्टी रिलेटेड डिस्प्यूट को रिजोल्व हो जाता है। पहले इसमें कंट्री इन्वॉल्व नहीं थी। भाई दूसरी पार्टी किसी देश की कोई आदमी है और उधर का कोई आदमी है, उनके बीच में ट्रेड एग्रीमेंट होता था। लेकिन आज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट हुआ करते हैं WTO के अंतर्गत। अभी ये मेंबर कंट्री बन गई। पहले ये सिर्फ आदमियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होते थे, भाई कोई व्यापारी है, व्यापारी थे, व्यापारी से बीच में कॉन्ट्रैक्ट होते थे। लेकिन अब अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सीधा गवर्नमेंट से रिलेटेड हो जाता है, और गवर्नमेंट से रिलेटेड होने का मतलब है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मिलके उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करती है। अब ये बातें मैंने आपको बता दी हैं कि क्यों क्यों WTO का लाने की ज़रूरत पड़ी GATT से। इट वाज लेस पावरफुल, डिस्प्यूट सिस्टम, सेटलमेंट सिस्टम वाज स्लो एंड लेस इफिशिएंट एंड द रूलिंग कुड बी ब्लॉक। अब मैंने जो आपको बात बताई वो सब की सब इसमें लिखी गई है, क्योंकि सेटलमेंट को, जो डिस्प्यूट होता है उसको सेटलमेंट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता था, स्लो होता था और लेस हो जाता था। WTO के अंतर्गत ऐसा नहीं है। WTO के अंतर्गत पावरफुल है, मैकेनिज्म है, फास्ट है और एफिशिएंट है, डिफ़िकल्ट है, ब्लॉक है, रूलिंग है। क्योंकि इसमें WTO के अंतर्गत जितने भी डिस्प्यूट होते हैं वो जल्दी से रिजोल्व हो जाते हैं। GATT के अंतर्गत ऐसा नहीं था। ये बस एक किस्म से नाम मात्र की बॉडी थी जो ट्रेड को एक दूसरे के बीच में कराती थी। ये सब बातें मैंने आपको बता दी हैं कि कैसे इसका ऑब्जेक्टिव था, क्या क्या इसका काम था। इंटरनेशनल साइमल्टेनियस इंटरनेशनल कॉमर्स रिलेटेड था GATT, जो मैंने आपको बातें बताई हैं। अब WTO और इंडिया के बारे में बात करते हैं। वैसे तो WTO
का जो इंडिया जब से WTO बना है तब से ही इसका मेंबर रहा है, और इनके जो बीच में जो डिस्प्यूट होता रहा है वो भारत के या किसी और देश के बीच में, जैसे आप पाकिस्तान को ही ले लीजिए, इसके बीच में हमारा जो डिस्प्यूट होता ही रहता है। और आप ले लीजिए नेपाल को ले लीजिए, नेपाल में भी हमारे देश में डिस्प्यूट को लेके इसको व्यापार को लेके डिस्प्यूट होता ही रहता है, लेकिन फिर भी हम WTO तक नहीं जाते, अपने लेवल पे ही नेगोशिएशन कर सकते हैं। अब जो WTO है, मैंने आपको बता दिया है GATTC से कैसे WTO बना, ये सब बातें मैंने आपको बता दी है। और इंडिया और WTO ये सब इसके फाउंडिंग, इंडिया तो GATT का फाउंडिंग मेंबर रहा ही है, WTO का भी फाउंडिंग मेंबर रहा है। अब मैं इसके बारे में तुम्हें बताऊं कि क्या कैसे 3 आपको सब्सिडी दी जाती है डेवलपिंग नेशन के लिए। डेवलपिंग ये सब्सिडी होती किस प्रकार की है, मान लीजिए कि एक देश A है, एक देश B है। A देश अपनी चीनी को B देश में बेचना चाहता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो B देश है वो अपने देश में जो चीनी उत्पादन करता है उसको प्रमोट करने के लिए उसने सब्सिडी दे रखी है। लेकिन ए देश जाता है WTO के पास, वो ये कहता है कि हमारी जो चीनी है वो उसमें हम कम दाम पे बेच रहे हैं, और वो उसे मतलब हम महंगे दाम पे बेच रहे हैं, वो कम दाम पे बेच रहा है अपने देश को प्रोवाइड करके सब्सिडी को। तो उससे चीनी तो हाल में सस्ती बिकेगी, लेकिन वो सब ये डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए ये सब्सिडी बनाई गई हैं, जिनमें रिस्ट्रिक्शन दी गई हैं कि आप अपने टैरिफ को रिड्यूस नहीं करेंगे। इसमें ये सब चीज़ें सब्सिडी के अंतर्गत दी गई है। अब ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत सभी देश आ जाते हैं, जैसे जो डेवलप कंट्री है, जैसे अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, UK हुआ, ये सब डेवलप नेशन है। इनके लिए ये सब चीज़ें ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत की गई हैं कि आप किन किन आप प्रोडक्ट पर या किन किन सर्विसों पर आप अपने आप को ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत रख सकते हैं। रिसर्च हो गया, ट्रेनिंग हो गया, एक्सटेंशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पीस्ट डिजीज कंट्रोल होगा, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग हो गया। जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत मार्केट प्राइस सपोर्ट किया जाता है, पेमेंट ऑन आउटपुट होता है, इनपुट सब्सिडी होती है, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी होती है। भारत को एम्बर बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी देश में अपना सामान मंगा रहे हैं या किसी देश के लिए हम आयातक बन रहे हैं, निर्यातक बन रहे हैं, तो हमें अपने देश में जो उत्पादन होता है उसको प्रमोट करना है। अगर हमारे देश का किसान को अगर किसी चीज़ हमारे देश के अंदर की बेच रहा है तो वो उसको पहले प्रमोट करेंगे, नहीं कि हम किसी दूसरे देश के जब कोई सामान अंदर मंगाते हैं, अपने देश में मंगाते हैं, उसको प्रमोट करेंगे। सबसे पहले हम अपने देश की चीज़ को बेनिफिट करेंगे, क्योंकि तभी जाके हमारा देश तरक्की कर पाएगा। ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी इसके अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत जितने भी टैरिफ होते हैं उनको रिड्यूस किया जाता है और बाउंड किया जाता है कि आपको यहाँ तक का ये सब चीज़ें बेचनी है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी भी ऐसी होती है, इसके अंतर्गत सर्विसों को रखा गया है। ये सब्सिडी मैंने आपको समझा दी है कि कैसे कैसे सब्सिडी कार्य करती हैं। अब अभी हाल ही में मीटिंग कंडक्ट कराई गई है, जो मैंने तुम्हें पहले बातें बताई थी कि कैसे 2 साल के अंतर्गत WTO कैसे मीटिंग को कंडक्ट कराया गया, अलग अलग देशों में इसकी मीटिंग कंडक्ट होती है। अभी हाल ही में जो भारत के द्वारा स्टैंड रखा गया है कि वो रखा गया है फिशरमैन को लेके, मतलब मछुआरों को लेके, कि भारत की जो सीमा है उससे बाहर जाकर भी मछुआरे भारत के फिश को पकड़ सकते हैं। पहले रिस्ट्रिक्शन था कि अपना इकोनॉमिक्स जितना भी जोन था वहाँ तक ही हम अपनी जो मछली पकड़ने का जो जाल था वहाँ तक ही में फैला सकते थे जो मछुआरे होते थे। लेकिन भारत के जो स्टैंड लिया गया, भारत ने WTO की मीटिंग में अपनी बात को रखा कि हमें जो सबसे पहले एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो उसके बाहर भी हमें मछली का उत्पादन करना है, या मछली को फिर मछुआरों द्वारा उसका उनकी आय को बढ़ाना है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। चेक एंड कंट्रोल इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग, स्पेशली बाय फिशिंग जायंट।
हमें भारत के जो मछुआरे हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि भारत के जो मछुआरे हैं वो सिर्फ 12 नॉटिकल माइल तक ही फिश को पकड़ सकते थे, लेकिन जब से भारत ने अपनी बात WTO के अंतर्गत रखी है, अपने उसके अंतर रखी है, तब से लेके अब तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी मछुआरे जाके फिश को पकड़ सकते हैं। तो ये भारत का स्टैंड रहा है WTO के अंतर्गत। अब मेंबर मैंने आपको बता दिए हैं कि कब भारत इसका मेंबर बना, कब ऑस्ट्रेलिया बना, कब इसका इजराइल बना। सभी मेंबर इसके सभी लगभग UN के जितने भी मेंबर हैं सभी मेंबर इसके सदस्य हैं, और ये सब इसके मेंबर हैं, मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं WIPO के बारे में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको WTO के बारे में जैसे ही बताया, ट्रिप्स के बारे में एक आप चीज़ बताई थी, उसमें क्या था कि उसमें WTO और WIPO एक ट्रिप्स को एग्रीमेंट करते हैं। ट्रिप्स एग्रीमेंट होता है जिसमें कॉपीराइट को लेना होता है कि भारत की कोई आदमी जब किसी चीज़ को अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से उसको विकसित कर लेता है, तब जाके वो उसकी अधिकार हो जाता है कि वो उसको कोई दूसरा मत चुराए। तो ये जो डिस्प्यूट होते हैं उनको रिजोल्व करने के लिए WIPO एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया गया। जब इसका फॉर्मेशन WTO का किया गया तभी इसका फॉर्मेशन किया गया। अब मैं आपको इसकी बॉडी के बारे में बताऊं कैसे ये फंक्शन करती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी हो गई, आपको दो चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और कॉपीराइट। कॉपीराइट में आपका कॉपीराइट हो गया कि भाई मेरे ये कॉपी हो गई, मैंने इसको बनाया है तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता। वो आपका हो गया राइट, आपका अधिकार हो गया कि आपके सिवा इसमें कोई भी अधिकार या हस्तक्षेप नहीं कर सकता या कोई भी इसको कॉपी नहीं कर सकता। अब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में मतलब आपने कोई फैक्ट्री खोली है, आपने कोई फैक्ट्री चलाने के सोच रहे हैं, तो इंटरवेंशन आप पेटेंट लोगे उसका, आप उसका ट्रेडमार्क उसकी पहचान को लोगे। अब इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कैसा होगा, आपका ट्रेड को सिक्योर करोगे, सिक्योरिटीज करोगे। तो ये सब आपके जो आपके अलावा उससे जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो आपने उद्यमी बन के आपने एक कंपनी को खोला है, तो वो दूसरा कोई उसको नहीं ले सकता है, मतलब उसका कोई कॉपी नहीं कर सकता है। तो ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी आपकी सारी की सारी जितनी भी डिस्प्यूट होते हैं इसके अंतर्गत WIPO के अंतर्गत ही रिजोल्व किए जाते हैं। तो मैंने आपको जो बात समझाने की कोशिश की है, आशा करता हूँ आपकी बात समझ में आई होगी। अब WIPO के बारे में मैं आपको सबसे पहले जो पहले बातें बता चुका हूँ वही बस इसमें लिखी हुई है। WIPO इज ए स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसकी स्पेशलाइज एजेंसी है किसकी, यूनाइटेड नेशन की। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था वो उसकी एक स्पेशलाइज एजेंसी है। तो आप देख सकते हैं कि WIPO की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि ये UN की स्पेशलाइज एजेंसी है। टू डेडिकेटेड इंश्योरिंग दैट द राइट ऑफ क्रिएटर एंड ओनर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर प्रोटेक्टेड वर्ल्ड वाइड। मानने की बात है, कोई वैज्ञानिक है, किसी वैज्ञानिक ने एक अच्छा एक्सपेरिमेंट कर दिया है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई कि कोई दूसरा वो अपना कॉपीराइट ले सकता है, कोई दूसरा उसको नकल करके उसको दोबारा से इन्वेंट ना कर दे कि दिखा दे कि मेरा ये हो गया। ये उसकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसके सिवा उसका कोई अधिकार नहीं हो सकता, किसी दूसरे का अधिकार नहीं हो सकता जिसने उसको बनाया। तो यही इंश्योर करता है WIPO कि दूसरे के द्वारा किसी की चीज़ को कॉपी ना किया जाए। ये WIPO का मेन कार्य है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस मल्टीलेटरल टेरिफ्स डीलिंग विद द लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आप जितने भी मतलब अगर किसी के भी कॉपी को राइट किया जाता है या कॉपीराइट को किसी को कॉपी किया जाता है, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। या WIPO के अंतर्गत आपको उसके खिलाफ कोई भी एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। तो ये आपकी चीज़ को आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करती है ये WIPO ऑर्गेनाइजेशन। द रूट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ट्रैक बैक 1833। ये 1833 से चला आ रहा है, बैक हो रहा है। आपको और कुछ आपको इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जानने की ज़रूरत बस इतनी है कि इसका कार्य क्या है और कैसे ये फंक्शन करती है। WIPO के बारे में जितने भी बातें करें तो वो तो कम ही लगती है, लेकिन जो UPSC मेन एग्ज़ाम से रिलेटेड है मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ।
ये जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको WTO और वीपो के बारे में, WTO के बारे में तो आपको कोई भी मतलब ऐसे नहीं पूछेगा कि भाई इसका फॉर्मेशन कब हुआ। WTO से रिलेटेड या वीपो से रिलेटेड दोनों को कॉम्बिनेशन करके एक सवाल को पुटअप कर देगा कि WTO और वीपो का फॉर्मेशन का ईयर एक ही है। ऐसे आपको स्टेटमेंट में सवाल दे देगा और आपसे सिंपल सा सवाल पूछ लेगा जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। और इट वाज द फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल treaty form. It help the inventor of the country to obtain protection in other country their creation of invention. मैं आपको एक सवाल के बारे में और बताऊंगा, जैसे यूपीएससी पूछ लेता है कि ये प्रोटेक्ट राइट क्या वीपो के अंतर्गत आते हैं। आपको कोई 2-3 आपको क्राइटेरिया दे देगा या फिर कोई प्रोडक्ट दे देगा क्या क्या वीपो का। लगभग सभी प्रकार के जितने भी किसी भी आदमी के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं या किसी भी अलग से आदमी के सब वीपो के अंतर्गत आ सकते हैं, उनका कॉपीराइट ले सकता है वो। तो लगभग जितने भी आएंगे तो आल पे आप क्लिक कर देना, आप पे आल पे आपका आंसर हो जाएगा। वीपो के बारे में जो मैंने आपको बातें बताई हैं वे सब एज इट इज इसमें लिखी हुई है, जो मैंने आपको बता दिया। सिंपल लेमन लैंग्वेज में वीपो एक आपका प्रोटेक्ट को इंश्योर करता है, जितने भी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनको इंश्योर करता है। WTO और वीपो के बारे में जो भी हैं देखिए आप, 1 जनवरी 1996 को दोनों का फॉर्मेशन हुआ है। एग्रीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ 3 मेन एरिया है, नेगोशिएशन करता है, नोटिफिकेशन लाता है, रेगुलेट करता है। ये सब वीपो के और WTO के दोनों के फंक्शन है। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं।